तो चलिए हम लोग शुरू में थोड़ा सा एक प्रेयर करते हैं, इसके बाद में फिर अपनी बात को शुरू करेंगे। जेंटली क्लोज योर आईज, यू कैन सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। जेंटली क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स योर होल बॉडी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। Relax your shoulders, relax your spine, relax your both arms and legs. Just prepare yourself, prepare your body and mind for today's session, which is related to Panchakosas, 5 layers of human existence. इस नॉलेज को गेन करने के लिए अपने शरीर और मन को तैयार करें। कुछ देर के लिए अपने साथ रहने का प्रयास करें। Just try to become with yourself for next few minutes. सर नमस्ते सर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। Gently rub your palms, प्लेस इट ओवर योर आइज। दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपने आंखों से लगाएं। धीरे से अपनी आंखों को खोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच शिवम जी। आप ने सभी को कनेक्ट किया। आपकी काफ़ी दिन से बात हो रही थी सेशन को रखने के लिए। पिछले हफ्ते भी बातचीत हो रही थी बट वो संभव नहीं हो पाया, तो इस हफ्ते हम इस सेशन को कर रहे हैं। इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा, मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट या विद्वान नहीं हूं, मैं आपको पहले बता दूं। हो सकता है आपकी अपेक्षाएं शायद ज़्यादा हो, लेकिन हाँ, जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा इसमें जो भी मैंने सीखा है, जाना है, उसको आपके साथ में साझा करूंगा। ठीक है ना, आपके साथ में शेयर करूंगा। हो सकता है आप लोग पहले इसके इस विषय के बारे में काफी अध्ययन कर चुके हों। ठीक है, आप सभी लोग योग से जुड़े हुए छात्र हैं और आपने योग के जो गूढ़ कॉन्सेप्ट हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ा होगा, है ना। पंच महाभूत के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूँ कि आपकी होगी। ठीक है, बट कोशिश करूंगा कि उसके थोड़ा सा ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है कुछ शब्द आप इंग्लिश में नहीं समझ पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मिक्स लेकर के चलो हिंदी और इंग्लिश को। और जो भी क्वेश्चन आपको आता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉन्सेप्ट, जस्ट राइट इट डाउन एंड यू कैन आस्क मी एज आई कंप्लीट दिस सेशन, है ना। तो बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, तो बाद में आप, हो सकता है क्योंकि कई बार सवाल मन में आता है और आगे चल के एड्रेस हो जाता है, तो उस सवाल को आप लिख लें और आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो 45 मिनट, 40 to 45 मिनट आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द पंचकोशास, एंड लास्ट 10 मिनट विल डिस्कस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। इज इट ओके? ठीक है। और जो मैं पीपीटी प्रेजेंट करूंगा वो मैं शिवम जी को भेज भी दूंगा, तो आपके पास में आ जाएगी, अगर आप इन फ्यूचर आप उसको रेफर करना चाहेंगे तो। ओके। ओके, ठीक है। सो हम शुरुआत करते हैं। ये आपको विजिबल है, स्क्रीन विजिबल होगा? परफेक्ट।
ठीक है। पंच कोशों को हमें पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशाज। पंच मीन्स फाइव, कोशाज मीन्स खजाना, तिजोरी, है ना। सो पंच इज द संस्कृत वर्ड, पंच मीन्स फाइव, एंड कोशाज मीन्स आप कह सकते हैं कि खजाना या तिजोरी जो है, धन, इसके बारे में, या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो लेयर है पांच प्रकार की, जिससे हमारा और इस पूरे विश्व का निर्माण हुआ, ये उसके बारे में है। ठीक है ना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है पंचकोशास का। हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने थोड़ा सा मिस किया तो फिर कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आया तो अगला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इन एनाटॉमी फिजियोलॉजी we study about the different systems like cardiovascular system, muscular system, nervous system, respiratory system, XYZ. There are lots of systems. Okay. और हम उस बेस पर अपना जो ट्रीटमेंट है, अपने बॉडी को, अपनी अपनी एनाटॉमी को, अपनी फिजियोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही वेदास एंड उपनिषद, मैं वेदास और उपनिषद के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज विषय फिर नहीं पूरा हो पाएगा। उपनिषद में जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत ढेर सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं कि हमारा शरीर कैसे बना, किस तरीके से डेवलप होता है, कौन कौन सी लेयर हैं, और कौन कौन सी इसमें इश्यूज या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसको योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। और कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लेन की गई हैं जिनका जवाब अभी भी मॉडर्न साइंस में नहीं है। ठीक है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे कि किन किन चीजों के बारे में अभी साइंस भी रिसर्च कर रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट हमारे वेदास उपनिषद में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए गए हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा इज ड्रिवन फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद। As you all know, we have 108, 108 उपनिषद हैं। उपनिषद, उपनिषद वेद से आए, है ना। वी हैव फोर वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेदों से ही उपनिषद आए। देर आर टोटल 108 उपनिषद। आउट ऑफ 108 उपनिषद, 10 उपनिषद आर प्रिंसिपल उपनिषद। प्रिंसिपल उपनिषद मीन्स मुख्य उपनिषद है। According to Adiguru Shankaracharya, if you are studying these 10 principal Upanishad, then you no need to study all other Upanishad. Okay. उसमें से 10 उपनिषद में से ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, देर आर 10 प्रिंसिपल उपनिषद। सो उसमें से एक जो उपनिषद है दैट इज कॉल्ड तैत्तिरीय उपनिषद। सो पंचकोश का जो कॉन्सेप्ट है वो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में और बताऊं कि ये जो उपनिषद में जो पंचकोशास की चर्चा की गई है, वो अ, वरुण, ऋषि वरुण और भृगु, भृगु के बीच में कन्वर्सेशन है। वरुण फादर हैं भृगु के, भृगु भृगु बेटे हैं, और वरुण क्या है, फादर हैं। सो देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन father and son. So all the time, Bhragu is asking the question to his father, Varuna, about the human existence. और वरुण जो है उनको जंगल में भेजते हैं कि आप देख सोचो, तपस्या करो। फिर भृगु आते हैं और एक कोष के बारे में बताते हैं। देयर आर 5 कोसास। तो पहले वो फर्स्ट कोसा है जो, उसके बारे में बताते हैं, फिर वरुण भेजते हैं, फिर दूसरे कोसास के बारे में उनको ज्ञान होता है, फिर दोबारा भेजते हैं तो तीसरे कोष के बारे में, कोष के बारे में अभी मैं डिफाइन करूंगा। फिर चौथे और पांचवें कोष के बारे में जब जाते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते हैं, आनंदमय कोसा। ठीक है ना। तो ये ऐसी स्टोरी है और उनके बीच में कन्वर्सेशन है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तैत्तिरीय उपनिषद is the Vedic scripture that dwells into the philosophical and spiritual technique of ancient India.
इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जीवन में हो सके तो 10 उपनिषद जरूर पढ़ लेना अगर आप योग से जुड़े हो, क्योंकि योग के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उपनिषद जरूर पढ़ें। और आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप चिन्मयानंद मिशन, चिन्मयानंद मिशन करके है, उनका पब्लिकेशन है, उनमें बहुत एक एक सूत्र को अच्छे से डिकोड किया गया है, उसको पढ़िए। हिंदी में पढ़ेंगे तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस पब्लिकेशन है, वहाँ का भी अच्छा है। तो हिंदी में पढ़ना है तो ये, इंग्लिश में पढ़ना है तो इसको पढ़िए। और एक यूट्यूब में एक बड़ी अच्छी सीरीज है उपनिषद गंगा, उपनिषद गंगा। उन्होंने उपनिषद की जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें वीडियोस बनाए हैं थिएटर के रूप में। ठीक है ना। और आई थिंक 53 एपिसोड्स हैं उसके। सो यू कैन गो थ्रू। और एक जो एपिसोड है, आई थिंक इट इज 10 to 15 मिनट। ठीक है ना। तो आप ऐसा क्रम बना सकते हैं कि रोज एक उपनिषद को देखें। ठीक है ना। सो ये तैत्तिरीय उपनिषद में और भी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बट ये उपनिषद जो पंचकोश है उसके बारे में है। ओवरव्यू मैं अगर दूं इसका, पंचकोशास का, पंचकोशास रेफर टू द 5 sheath और layers, 5 layers that encapsulate the individual's being as described in the Taittiriya Upanishad. The concept is founda- uh, fun, uh, foundational in the path of yoga and self realization. So basically सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए, आत्म साक्षात्कार को करने के लिए आपको जो 5 लेयर्स बताई गई हैं उनको आप एक्सप्लोर करते हैं, उनको जानते हैं और समझते हैं, और योग की अंतिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इट्स ऑल्सो ए इनर जर्नी। ठीक है ना। हम कहते हैं कि योग क्या है, अंदर की तरफ जर्नी है। एक तो एक्सटर्नल वर्ड है, बाहर की तरफ जाते हैं, एक इंटरनल वर्ड है। सो यू ट्रेवल टू योर सेंटर, यू ट्रेवल टू योर इनर सेल्फ। ठीक है। सो बेसिकली यू आर एक्सप्लोरिंग द लेयर्स ऑफ सेल्फ, facilitating holistic well-being and the spiritual evolution. Okay. Second, third one is harmony of existence. When you are studying about the Panchakosas, so it is all about the Panchakosas. Individuals can cultivate a harmonious relationship between your body, mind, and spirit. Okay, body, mind, and spirit. So harmony between the physical, mental, and spiritual aspects. Okay, so पंचकोश का concept जो है, it is all about the journey towards yourself. ठीक है ना। ऐसे जो सटल चीजें जो हमारी बॉडी में है, जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, इट इज ऑल अबाउट दैट। अभी साइंस को आप देखेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी प्लस साइकोलॉजी में भी अभी पैरेलली दे आर डूइंग सम रिसर्च। ठीक है ना। कि ठीक है, जो बॉडी है, बॉडी के बारे में हमने नॉलेज प्राप्त कर लिया। जस्ट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रो कि अभी पंचकोश क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सो पैरेलली अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी दे आर एक्सप्लोरिंग कि साइकिक लेवल पे क्या होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी ग्रोथ कैसे होती है, बॉडी के अलावा हमारे अंदर जो लेयर्स हैं, जो मेंटल सीथ है, इंटेलेक्चुअल सीथ है, उसमें भी प्रॉब्लम्स कैसे डेवलप होती हैं, और उनको कैसे हम, उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। ठीक है ना। अभी बहुत ढेर सारी चीज़ें जो न्यूरो कंप्यूटरिंग एंड ऑल, बहुत ढेर सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी से लिया गया है। जैसे कि मैंने अभी जो हमने शुरू में एक मंत्र किया था, पूर्णाहुति मंत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कॉन्सेप्ट से मैथ का एक फॉर्मूला बना। पूर्ण मीन्स ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इवन में इवन को जोड़ोगे तो इवन ही शेष बचेगा। ठीक है ना। सो ये कॉन्सेप्ट जो ईश उपनिषद है, ईशा उपनिषद का शांति मंत्र है,
वहां से ये कॉन्सेप्ट बना। ठीक वैसे ही मॉडर्न साइंस उपनिषद के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक अभी बड़ा अच्छा कोर्स भी चलाते हैं महाराष्ट्र में, एक यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा, वैदिक मैथ। ठीक है ना। सो उपनिषद के कई सूत्रास को डिकोड करके दे आर क्रिएटिंग समथिंग। इनफैक्ट इन टेक्नोलॉजी वो भी अभी स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। सो साइंस में भी, साइकोलॉजी में भी, सारी चीज़ों में कॉग्निटिव लेवल पे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी स्टडी चल रही हैं। एंड यू कैन सर्च इन गूगल। ठीक है ना, मैं कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप रिसर्च पेपर्स को देख सकते हैं कि उपनिषद के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अभी जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो कैसे कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। देर आर 5 कोसास। अन्नमय कोश, जैसे हम फिजिकल सीथ बोलते हैं या फिजिकल लेयर। ओके, इसको समझने के पहले एक चीज आप समझे, आपने ऑनियन देखा है? ऑनियन, उसमें लेयर होता है ना। आप एक लेयर उतारते हैं, फर्स्ट लेयर को, तो अंदर एक लेयर होता है, फिर उस लेयर को उतारते हैं तो फिर उसके अंदर लेयर होता है ना। आपने घर पे देखा होगा। वैसे ही ह्यूमन एग्जिस्टेंस में 5 मेजर लेयर्स बताया गया है। फर्स्ट वन इज अन्नमय कोशा विच इज नोन एज द फिजिकल सीथ, फिजिकल लेयर। And second one is, so this is the outermost layer. Okay. Second one is the pranamaya kosa, which is called energy sheath or energy layer. Third one is manomaya kosa, which is known as the mental sheath. Okay. And fourth one is a Vijnanamaya kosa, which is called intellectual sheath. And fifth one is Anandamaya kosa, which is known as the bliss sheath. Okay. सो अभी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि वी हैव 5 लेयर्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 5 डिफरेंट लेयर्स। ठीक है ना। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो या आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स लाइक मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल। बट इन योगिक सिस्टम, so this is the yogic anatomy. You can say this is the anatomy of yoga. That our human body is made up of these 5 different layers. And first outermost layer is Annamaya kosa. What is Annamaya kosa? I will explain it. And second one is the Pranamaya kosa, energy seat. Third one is Manomaya kosa. And fourth one is Vijnanamaya, intellectual seat. And fifth one is Anandamaya kosa, bliss seat. ओके। ये नाम याद कर लीजिएगा आप, आपको याद हो जाएंगे। सो अन्नमय इज द आउटर मोस्ट एंड आनंदमय इज द इनर मोस्ट लेयर। ओके। नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग दिस कोसास, बिकॉज हमारी बॉडी में अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके। अगर आप एक योग शिक्षक हैं या योग टीचर हैं और आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि जी मुझे ये हो रहा है, और आप इन कोसास के बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानकारी रखते हैं, सो यू कैन डायग्नोस एग्जैक्टली कि इसके किस लेयर में प्रॉब्लम है, एंड देन यू कैन गिव द थेरेपी अकॉर्डिंगली। जैसे आता कि कोई पेन है, इफ समबडी इज हैविंग पेन, शोल्डर पेन, दैट मीन्स, अभी आप इसको अन्नमय कोश को समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू योर अन्नमय कोशा, फिजिकल लेयर। ओके, तो आप थेरेपी उस तरीके से देते हैं। प्राणमय कोश आपकी की ठीक है, मुझे कोई फिजिकल इशू नहीं है, बट अंदर एनर्जी फील नहीं हो रही है। ओके, दैट मीन्स उसका प्रॉब्लम सेकेंड लेयर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और आप यौगिक समाधान उसके अकॉर्डिंग देंगे। कई बार आपको कि एनर्जी ठीक है, शरीर भी ठीक है, लेकिन मन जो है ठीक नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, मेंटल लेयर, और योग में हर एक लेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, उसके विकास के लिए अलग अलग अभ्यास बताए गए हैं। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि योग क्या है, एक हॉलिस्टिक थेरेपी है। आप योग के माध्यम से हॉलिस्टिक वेलनेस को अचीव कर सकते हैं, हॉलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि बाकी जो थेरेपीज आप देखेंगे कि उसमें शरीर के बारे में तो ठीक है, कर लेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं कि शरीर तो ठीक है जी, रिपोर्ट्स भी बढ़िया आ गई हैं, एनर्जी भी ठीक ठीक रहती है, लेकिन पता नहीं ठीक नहीं लग रहा है।
तो बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है ठीक? ठीक है ना, अंदर से अभी इनकम्प्लीट सा महसूस हो रहा है। चलो साइकोलॉजी एक मेंटल लेवल पे बात कर लेगी, लेकिन आगे उनको, आपने देखा होगा कई लोगों को कि दे आर हैविंग गुड अन्नमय कोशा, फिजिकल लेयर उनका बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है, मन में भी कोई तनाव खिंचाव नहीं है उनको, लेकिन इंटेलेक्चुअल सीत या आनंदमय कोश, उनसे पूछो कि यार सब कुछ भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि कुछ जीवन में अभी मिसिंग है। ठीक है ना, तो आगे की जो लेयर है दैट इज विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोशा। अगर आपको समाधि तक पहुंचना है, योग की परम उच्च अवस्था तक पहुंचना है, और आपके लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है और इसको डिकोड करना है, तो आपको एक एक लेयर को समझना पड़ेगा, और एक एक लेयर को आपको आगे उस लेयर को मजबूत करने के लिए आपको अभ्यास करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अब इस लेयर में हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक दूसरी स्लाइड में प्रेजेंट करता हूं। क्या यह दिख रहा है? आप एक मिनट में दोबारा से प्रेजेंट करता हूं। हम्म, नाउ इट इज विजिबल, नोट्स जो है ये विजिबल हो गए, ठीक है। इसको हम समझते हैं, अब मैं मेन कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। ठीक है ना, अभी आपको एक मैंने बैकग्राउंड बताया कि ये लेयर इस तरीके से है। अब आपसे मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कुछ टेक्निकल वर्ड है उसको समझेंगे। पहली लेयर जो है ये अन्नमय कोश है। हमारा जो शरीर है, हाड़ मांस का बना जो शरीर है, ठीक है ना, जो बोन और फ्लश से जो बना बॉडी है, दिस इज नोन एज द अन्नमय कोशा। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। और ये किससे बनता है? फूड से बनता है। ओके, आप लिखते चलें इसको, कोई सवाल हो तो उसको भी लिखते चलें, हम बाद में लेंगे इसको, पहले पांचों को कंप्लीट करते हैं। अन्नमय कोश इज द आउटर मोस्ट लेयर जो फूड से बनता है। और इसमें ये बॉडी कैसे बनती है? पंच महाभूत से बनती है। क्या है पंच महाभूत? आपने रामायण को पढ़ा होगा तो उसमें चौपाई आती है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा, है ना, ये पांच तत्व से मिलकर के ये बॉडी बनती है। तो आपने अगर फिलॉसफी पढ़ी होगी तो फिलॉसफी में बताते हैं कि जो ये यूनिवर्स है, यह हमारा बॉडी है या जितना भी यूनिवर्स है, वो फाइव एलिमेंट से बना है। सो देयर आर फाइव एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज आकाश, देन वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। ओके, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, और आकाश, स्काई। ठीक है ना, इनसे हमारा शरीर बना है। ठीक है ना, और ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। किसी का बॉडी है, ठीक है, जब तक वो जिंदा रहा, जब तक प्राण है, जब तक उसने कार्य किए, इसके बाद में उसको क्या करते हैं? जलाते हैं या दफना देते हैं। आप किसी भी चीज को आग में डाल दीजिए, आग उसको भस्म कर देगी और पंच तत्वों में वो विलीन हो जाता है। ठीक है ना, पांच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। किसी भी चीज को जलाएंगे वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसका कुछ नामो निशान नहीं बचता है। ठीक है ना, तो हमारा जो ये बॉडी है, यह पंच तत्वों से मिला है। इसके बारे में हमें जानना समझना कि कैसे बना है। फिर पृथ्वी से अन्न बनता है, अन्न से वीर्य बनता है, इस तरीके से प्रोसेस ये चलता है। ठीक है ना, अब इसको अगर हमें स्ट्रेंथन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अन्नमय कोशा इज बेस्ड ऑन योर फूड। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जैसा खाना खाते हैं वैसा ही आपका अन्नमय कोश पुष्ट होता है, वैसा ही शरीर बनता है। ठीक है ना, सो ये पहला लेयर है। आप देखो कि पहले उपनिषद में इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कितना चिंतन किया गया होगा, कितना सोचा गया होगा कि क्या क्या कैसे कैसे हमारा शरीर बना है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और कैसे हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा है फूड के अलावा एक्सरसाइज। ठीक है ना, अभ्यास, योग, व्यायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम। ठीक है ना, और इसके बाद में है आपका मेन तो आपका फूड हो गया और एक्सरसाइज हो गया। ठीक है ना, और औषधि, अगर आप शरीर बीमार होता है तो आप क्या लेते हैं? औषधि का सेवन करते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल शब्दों में अगर आपको याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए: तन,
मन, अन्न। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना है, तो आपको तन के लिए व्यायाम करना ही पड़ेगा। योग अभ्यास करिए, वॉक करिए, आप कुछ भी करिए, ठीक है ना। योग अच्छा है, आजकल बड़ा देख रहे होंगे कि बाकी जो एरोबिक एक्सरसाइज या जो कार्डियो करते हैं, आजकल न्यूज़ मिलती है। बड़ा एक मैंने बड़ा अभी रिसेंट न्यूज़ सुना, एक जो साइकिलिंग, आई एम नॉट गेटिंग द नेम एग्जैक्टली, जो अभी 100 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग करता था एक व्यक्ति, ही वॉज द फिटेस्ट पर्सन, इंडिया का ही था, और वो 3 साल से कर रहा था और उसकी सडन डेथ हो गया, उसका अटैक आ गया। ठीक है, तो योग इज द टेक्नोलॉजी कि जब आप बिना हार्ट में प्रेशर दिए हुए अपने शरीर की मसल्स को और आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम का व्यायाम करते हैं और उसे बेनिफिट लेते हैं। ठीक है ना। तो योग को अगर आप डीपली समझेंगे इसकी, कि योग करने से कैसे कैसे हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती है, कैसे कैसे बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है, तब आपको पता लगेगा कि ये कितना साइंटिफिक है और कैसे कैसे बनाया गया, आसनों का क्रम, प्राणायाम का, मुद्रा का, बंध का, शोधन क्रियाओं का। तो ये सारी चीजें करके, हम शोधन क्रियाओं को करके, व्यायाम, योग व्यायाम करके, औषधि इत्यादि का सेवन करके, और हम अपने अन्नमय कोश को ठीक रख सकते हैं। पहले हम अन्नमय कोश को ही अगर बूस्ट नहीं करेंगे तो आगे की जर्नी तो होना मुश्किल है। हम अन्नमय कोश में ही फंसे रहते हैं, अन्नमय कोश को ही नहीं आगे ले जा पाते। ठीक है। अब दूसरा कोश आता है प्राणमय कोश। ठीक है ना, प्राणमय कोश आता है। प्राणमय कोश को हम बोलते हैं वाइटल एनर्जी, एनर्जी सीथ। ठीक है ना। इसमें पंच प्राण और पंच उप प्राण आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए पुराना हो या नया हो। सो वी हैव 5 प्राणास और 5 वायु इन अवर बॉडी। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है। और पंच उपप्राण क्या होते हैं? नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय। अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाइए, आप केवल इस बात को समझिए कि हमारी बॉडी में 5 प्राण होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। पंच प्राण, जैसे कि हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, 5 प्राण मीन्स वायु, और यह प्राण हमारे शरीर में रहता है, और इस प्राण की वजह से ही हमारे बॉडी की जितने भी सिस्टम है उनकी फंक्शनिंग होती है। हम जो भी कर पाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? पंच प्राण की वजह से होती हैं। अगर ये प्राण नहीं है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। अब मैं इसको सरल भाषा में अगर समझाऊं, तो जैसे कि आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, उसमें 2 चीजें, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अगर आपके फोन का, लैपटॉप का ओएस या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो हार्डवेयर किसी काम का है? नहीं है ना। है ना, क्योंकि अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं दूं कि आपके घर में कई प्रकार के इक्विपमेंट्स, कई प्रकार के मशीनें होंगी, ट्यूबलाइट है, टेलीविजन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। ये चलायमान है, चलते हैं किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है, तो क्या होगा? इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है ना। तो व्यक्ति के अंदर जब तक ये प्राण रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए, इसको वाइटल फोर्स बोलते हैं, चाइनीज भाषा में इसको ची बोलते हैं, जब तक ये है तब तक हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है, और प्राण एक सर्टेन टाइम तक ही आपकी बॉडी में रहता है। ये जाने के बाद में आपका जो हार्डवेयर है, ये शरीर है, ये मृत हो जाता है, और आपको क्या किया जाता है? जितना जल्दी से जल्दी हो शमशान पहुंचाया जाता है, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रह गया। ठीक है ना। तो प्राणों की साधना, प्राण का विस्तार कैसे करें, इसके लिए प्राणायाम बताया गया। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ऑक्सीजन प्राण है? क्या ऑक्सीजन प्राण नहीं है दोस्तों। ऑक्सीजन जो हम प्राणायाम करते हैं वो एक पूरा बहुत अलग टॉपिक है, कि प्राण ऑक्सीजन में, इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में प्रेजेंट है प्राण, और ऑक्सीजन के माध्यम से हम उसको इनहेल जरूर करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्राण नहीं है। अगर ऑक्सीजन प्राण होता तो वेंटिलेटर में जो व्यक्ति रखा है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन लगा रहता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसके राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है ना। तो प्राण निकलने के बाद में चाहे ऑक्सीजन में रखिए या कुछ भी करिए, वो व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। तो प्राणायाम का मतलब यही होता है कि प्राणों का आयाम करना। जो 5 प्रकार के प्राण हैं, गले के ऊपर उदान प्राण है, अपने गले के ऊपर उदान प्राण है, जो कि आपके सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है, और आपका सोच पाए, समझ पाए, विचार कर पाए, चिंतन कर पाए,
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उदान प्राण। प्राण वायु आपके चेस्ट रीजन में रहती है, जो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के लिए की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समान वायु आपके पेट नाभि के एरिया में रहती है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और स्क्रिटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, जो भी पाचन इत्यादि होता है। इसके बाद बिलो दी नेवल जो है आपका, वो अपान प्राण रहता है। और जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वो व्यान प्राण होता है, जो सर्कुलेशन को ठीक रखता है। अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज होती है, डायबिटीज होती है, दैट मीन्स उसका कौन सा प्राण गड़बड़ है? समान प्राण गड़बड़ गड़बड़ हो गया उसका, तो समान प्राण को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसको बहुत और डीप में जाएंगे तो आप चीजों को समझ दे सकते हैं। ठीक है ना। 5 प्रकार के उप प्राण भी होते हैं। और इन अपने प्राणमय कोश को सही रखने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना। प्राणायाम करते नहीं है, इसके लिए मैंने अभी एक कोर्स शुरू किया था कि जितने भी योगा टीचर्स हैं वो सिखाते हैं सबको, लेकिन खुद अभ्यास नहीं करते हैं, ऐसा मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है। ठीक है ना। वो योग आसन भी सिखाएंगे, प्राणायाम भी सिखाएंगे, लेकिन खुद अभ्यास नहीं करते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक प्रोग्राम चलाया था कि कैसे उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और अपने लागू करें अपने जीवन में। आसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। आप 10 से 15 मिनट जरूर करें प्राणायाम, जब भी समय मिले तब करिए, बट करिए। इसकी साइंस को समझिए, और उसको जब आप करेंगे तब आप अपने जीवन में चेंजेस देख पाएंगे। ठीक है ना। तो प्राणायाम जो है आपके प्राणमय को उसको स्ट्रेंथन करता है, और इसके अंदर कर्मेंद्रियां भी आती हैं। कर्मेंद्रियां आपने हाथ, पैर, मुख, जननेंद्रिय और गुदा मार्ग, ये है ना, ये क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। आप जानते होंगे इसके बारे में, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियां भी इसके अंतर्गत अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है ना। अब तीसरा जो है, ये आता है मनोमय कोश, मेंटल सीथ। ठीक है ना। ये क्या है? मेंटल सीथ है। अब मेंटल सीथ मनोमय कोश में क्या चीज आता है? इसमें पंच प्राण, उप प्राण, कर्मेंद्रिय आ गया, इसमें पंच महाभूत आ गया, पंच तन्मात्राएं आ गई। अब मनोमय कोश में आपका जो मनोमय कोश है, ये इसमें मन, चित्त और ईगो, आईनेस, ठीक है ना, ये आती हैं। आपके जितने भी लाइक डिसलाइक्स है ना, वो कहाँ से आते हैं? मनोमय कोश से आते हैं। कई बार समस्या आपके अन्नमय कोश में नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश में हो सकती है। ठीक है ना। तो ये मैं बीच में कहानी आई थिंक भूल गया कि जब वरुण ने भृगु को बोला कि जाओ और पता करके आओ, उन्होंने सवाल पूछा कि ये कैसे पूरा इसका डेवलप हुआ, कैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो कई सालों तक तपस्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और वापस आते हैं और बताते हैं कि ये पूरी दुनिया अन्नमय कोश से बनी है, अन्न से बनी है, फूड से बनी है, 5 एलिमेंट्स हैं। वो बताते हैं कि पंच तत्व हैं उससे बनी है। तो वरुण कहते हैं कि नहीं, हाँ काफी अच्छा आपने करा, लेकिन एक बार फिर से जाओ और सोचो और क्या है इसके अंदर, केवल यही है क्या? फिर वो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अन्न और पंच महाभूतों के अलावा एक प्राण है जो पूरा इस सृष्टि को संचालित करता है, चलायमान है। वापस आते हैं वरुण के पास, फिर बोलते हैं कि ये तो अन्न के अलावा, पंच महाभूत के अलावा प्राण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं चल सकता। तो वरुण बोलते हैं कि अच्छी प्रोग्रेस की है, अच्छा है, आपने एक स्टेप आगे बढ़े आप, लेकिन और आगे जाइए, क्या वही है क्या? फिर जाते हैं वो, तीसरी दफे जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, और पता करते हैं कि नहीं, पंच प्राण और इसके अलावा एक अंदर और लेयर है, जिसमें हमारा मन है, चित्त है, और ईगो, जो स्वयं की एक होने का एहसास है, आईनेस जिसे हम कहते हैं, वह भी है, चित्त भी है, और मनस भी है ना। जब हम अंतःकरण चतुष्टय पढ़ते हैं तो उसमें आप इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स आते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? ज्ञान इंद्रिया है ये, इसमें ज्ञान इंद्रिया, 5 सेंसेस जो है ना, जैसे हम आंखें, 5 जो ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें नॉलेज मिलता है, आपकी आंखें हो गई, आपके कान हो गए, कान से सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं, देख के प्राप्त करते हैं। आपकी जिह्वा हो गई, टेस्ट करके हम कुछ चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका घ्राण, नासिका,
स्मेल करके कुछ आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, त्वचा स्किन से आप, सो देयर आर 5 सेंसेस, है ना। यहाँ से हम नॉलेज को लेते हैं, और मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, ठीक है ना, ये फ्लावर बहुत अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये जो भाव आता है, ये मनोमय कोष का है, मनोमय कोष से आता है, ठीक है ना। तो मनोमय कोष, लाइक्स और डिसलाइक्स जो आता है, ये मन से आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर चित्त में, दिस इज चित्त इज काइंड ऑफ, इट इज काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स, जहां पर हमारे सारे संस्कार इकट्ठा होते हैं मनोमय कोष में, है ना। चित्त में जो है, चित्त एक्चुअली मन नहीं है, चित्त इज समथिंग डिफरेंट, जो महर्षि पतंजलि ने बताया, पतंजलि योग सूत्र पहले पाद के दूसरे श्लोक में, ठीक है ना। पहले अथ योगानुशासनम, दूसरा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, रिस्ट्रेनिंग योर मेंटल फ्लक्चुएशन इज कॉल्ड योगा। चित्त में जो वृत्ति है, ये डिस्टरबेंस पैदा करती है, इसको रोकना ही क्या है, योग है। तो चित्त में ही सारे संस्कार इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। ये दिस इज द थर्ड लेयर। और इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मौन और मुद्रा से। हमारे मन में, हमारे चित्त में एक विचार आया, फिर वो आते जाएगा, आते जाएगा, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आता जाएगा, है ना। और विचारों की श्रृंखला चलती जाती है। महर्षि पतंजलि ने कितना बढ़िया सूत्र दिया है, योग से चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त और वृत्ति, जैसे कि एक, आप नदी में या तालाब में एक कंकड़ फेंकते हैं तो एक वृत्त बनता है, एक सर्कल बनता है। तो जब एक पत्थर फेंकते हैं तो एक ही सर्कल बनता है क्या, नहीं बनता। एक वृत्त से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा बनते जाता है। वैसे ही आपके मन में जब एक विचार आता है तो एक ही विचार आता है क्या, नहीं। एक से दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है ना। हमारे मन में हमेशा कोई ऐसा विचार चलता रहता है, आइदर वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर और वी आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट, है ना। ऐसा क्यों हुआ जी, वैसा क्यों हुआ जी, ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम होगे तो ये होगा, है ना, 14 फरवरी आएगी तो फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, एकदम ख्याली पुलाव चल रहे हैं, जिसका आपकी रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है ना। आपका होता, सोचते कुछ है, होता कुछ है, मन में विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, वृत्त बनते रहता है। और वृत्त की एक खास बात होती है, महर्षि पतंजलि ने यूज किया, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इन वृत्त, इन सर्कल, इज इट। सो दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग द वृत्ता। वृत्त मीन्स इसका कोई स्टार्टिंग और अंत नहीं है। आपके मन में विचार चलना शुरू हुए, फिर वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, इनको निरोध करना है। निरोध करना बताया गया है, विरोध नहीं बताया है। देर आर 3 वर्ड्स, विरोध, अवरोध, निरोध। विरोध करोगे तो फिर एक नई एनर्जी उत्पन्न होगी, विरोध नहीं करना है, अवरोध नहीं करना है, निरोध, स्मार्टली हैंडल करना है इन थॉट्स को। जब स्मार्टली हैंडल करोगे, मौन भी करना पड़ेगा, मुद्रास का भी अभ्यास करना पड़ेगा, और आप अपने मनोमय कोष को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगला आता है चौथा, विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष इज द इंटेलेक्चुअल सीथ, ठीक है ना। तो भृगु दोबारा से चौथी बार आते हैं, और वरुण से कहते हैं कि मैंने तो एक डीप रिसर्च किया, और मैंने अब ये डिकोड कर लिया लाइफ में कि सब कुछ यहीं से होता है। वरुण कहते हैं कि काफी क्लोज पहुंच गए आप, थोड़ा सा एक बार और जा करके देखिए, क्या और भी है क्या। तो भृगु चौथी बार जाते हैं, और कई सालों की साधना के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज भी, विज्ञान में कोष, तार्किक क्षमता भी होना एक लेयर है, जहां से हम तय करते हैं। क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक होना, मुझे कोई फूल अच्छा लगा, मैंने तोड़ लिया, लेकिन ये तोड़ने से उसका मालिक, या मैंने कोई ऐसी चीज अच्छी लगी और मैंने किया, और लेकिन वो समाज में ठीक है, उचित है या नहीं है, उसका जो ओनर है, उसका क्या उसमें उसको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, इसका निर्णय लेने की क्षमता मन में नहीं होती, बुद्धि में होती है। मन तो ये तय करता है कि जी ये अच्छा लग गया, बस, है ना। मन तो आपको कई तरफ खींचता है, लेकिन बुद्धि तय करती है ना। जैसे कि आपके डॉक्टर ने बोला जी मिठाई नहीं खानी है, शुगर लेवल बढ़ा है, पानी पूरी नहीं खानी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। मन बोलेगा अभी एक में क्या होता है ना। दोस्त भी बोलता है, मन भी बोलता है, एक में क्या होगा, एक से कुछ नहीं होता, आज आज में क्या होगा, ठीक है ना, आज तो चलेगा।
है ना। तो मन तो आपको बस लाइक्स डिसलाइक्स बताएगा, लेकिन अंदर की एक आवाज आती है, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ नहीं करनी है ना, जिसे हम कहते हैं अंदर की आवाज आती है, बिल्कुल नहीं करना है, और उठा पटक चलती रहती है ना। जैसे आप संकल्प करते हैं, जी कल से तो मैं प्राणायाम करूंगा, कल से मैं योग करूंगा, मन बोलता है, देख कल देर से सोई थी, देर से सोया था, आज नहीं करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये लड़ाई चलती है और फिर मन जीत जाता है। बुद्धि समझाती रहती है कि नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल भी आप जो आपने संकल्प किया है वो नहीं करना चाहिए। तो विज्ञान में कोर्स डिसाइड करता है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो विज्ञान में कोर्स से होती है, और इसके अंदर क्या आती है, बुद्धि एक इंद्रिय है, बुद्धि आती है। और इस कोर्स को आप ध्यान के माध्यम से आप कर सकते हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस साइंस इज, कि आप अलग अलग जो पांचों लेयर हैं, पांचों पांचों लेयर को समझना भी है कि क्या है, और उसको कैसे आप अपग्रेड करेंगे, कैसे आप आगे लेके जाएंगे। तो ध्यान जब आप करते हैं तो आप अपने विज्ञान में कोर्स को आगे ले जाते हैं, विज्ञान में कोर्स को प्रभावी बनाते हैं, विज्ञान में कोर्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और अपने इंटेलेक्चुअल लेयर को ठीक करते हैं। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक बुद्धि और एक कुबुद्धि। ओसामा बिन लादेन के पास भी कम बुद्धि नहीं थी, ठीक है ना, ही वॉज द जीनियस पर्सन। तो दो तरह का होता है, क्रिएटिव एक डिस्ट्रैक्टिव। तो जो ध्यान के माध्यम से आपके अंदर प्रज्ञा जगती है ना, प्रज्ञा, सद्बुद्धि जगती है ना, इसके लिए आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज है। इसके बाद आनंद में कोस आता है, ब्लिस। तो जब अगेन कौन आते हैं, भृगु वरुण के पास में आते हैं और बोलते हैं कि जी अब मैंने ऑलमोस्ट डिकोड कर लिया। तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा, अब ये तो बहुत अच्छा है, काफी आप नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन एक बार पुनः जाइए, देखिए कुछ शेष तो नहीं रह गया है। वो दोबारा से जाते हैं, और दोबारा से जाकर के फिर वो वापस नहीं आते। तो वापस नहीं आते, तो वरुण उनको खोजने निकलते हैं, उनकी सर्च में निकलते हैं, और वो देखते हैं कि जो भृगु हैं वो बहुत एक जॉयफुल और एक ब्लिसफुल स्टेट में है, जहाँ पर कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, जहाँ पर दुख नहीं है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक किसी प्रकार का दुख शेष नहीं रह गया। टोटल साइलेंस, टोटल हार्मोनी ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, एंड दैट इज अ वेरी पीसफुल स्टेट। और उनको लगता है दिस इज द थिंग जिसकी वजह से ये यूनिवर्स, यस देयर आर थिंग्स की प्राण है, पंच महाभूत, पंचकोश, बुद्धि है, मन है, सब कुछ है, सृष्टि की रचना हुई, बट दिस इज द रूट कॉज। ठीक है ना, आनंदमय कोश। और ये समाधि की अवस्था में जाकर के एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना। अब ये पांच कोषों के बारे में, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में है, इसकी में मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, ये बहुत और भी चीजें हैं। और ये तीन शरीर हैं। जो स्थूल शरीर है वह अन्नमय कोश से बनता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो प्राणमय और विज्ञानमय कोश से बनता है, कारण शरीर जो है वह आनंदमय कोश से बनता है। तो तीन प्रकार के शरीर होते हैं आपके, एक स्थूल शरीर है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। एक सूक्ष्म शरीर भी है, जो आपका प्राण है, जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, जो आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर है, जिसको आप छू नहीं सकते, वह सूक्ष्म शरीर होता है। बाहर जो ग्रॉस बॉडी है, इसको तो आप बहुत संसाधन है, विज्ञान ने इसको आगे ले जाने के लिए बहुत चीजें बता दी, लेकिन आप चलो सूक्ष्म और साइकोलॉजी और जो मॉडर्न साइंस है उसके माध्यम से आप सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तक कुछ कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साइंस आपको एक हद तक साइंस काम करेगी, फिर साधना काम करेगी। ठीक है ना। तो आप सूक्ष्म और स्थूल शरीर, या मैं कहूं अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, को साइंस से समझ सकते हैं, लेकिन कारण शरीर को, आनंद में को, उसको साधना से ही समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये लेयर हैं, और इन लेयर को अलग अलग तरीके से समझना, एक्सपीरियंस करना। एक होता है शाब्दिक ज्ञान, है ना, पांडित्य हासिल करना,
किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना एक बात होती है, दूसरा उसको अनुभव करना, यह दूसरी बात होती है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि कई लोगों को इसका ज्ञान हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ज्ञान पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन जब आप इस चीज को अपने जीवन में उतारते हैं और अनुभव करते हैं, तो फिर यह अलग चीज हो जाती है। ठीक है ना। मैं पहले वाला एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लूं। यस। हम्म। यस। इज इट विजिबल? ठीक है। तो ये मैंने अभी 5 कोर्स के बारे में चर्चा किया। ठीक है, कि ये 5 कोर्स हैं, इसके बारे में और भी डिटेल है। ठीक है ना, लेकिन हम बेसिक कर रहे हैं, कभी मौका लगेगा तो थोड़ा सा और डीपर लेवल पे जाएंगे, जिनका थोड़ा बहुत अनुभव है तो। ठीक है ना। हम थोड़ा थोड़ा सा भी डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए आपको। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कोसा इन स्पिरिचुअल जर्नी, क्या इसका सिग्निफिकेंस है आप जब साधना करते हैं? फर्स्ट वन इज सेल्फ रियलाइजेशन। Panchakosas serve as stepping stones for individuals to recognize their true essence. ओके, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ओके, और जो आपके अंदर का एक बाह्य जगत है, एक अंदर का जगत है, अंदर के जगत में कैसे जाएंगे, जो इनर यूनिवर्स है उसमें कैसे जाएंगे। ठीक है ना। सो दिस इज द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ होलनेस। ठीक है ना। जो आपका, हम अपने आप को, हम क्या करते हैं अविद्या की वजह से, हम अपने आप को क्या, शरीर को ही सब मान लेते हैं। ठीक है ना, कि मैं ही हूँ। है ना। जनरली आपने एक बड़ा जोक सुना होगा कि आदमी को अगले पल का भरोसा नहीं है, अचार पूरे साल भर का डाल लेता है वो। ठीक है ना। तो हमें जो एक होलनेस, जो एक फीलिंग है इस यूनिवर्स के साथ में, ठीक है ना, जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, मैं उसका ही अंश हूं और उसी में जाकर के विलय हो जाऊंगा। ये ज्ञान, एक एक समझ होना, और इसको 24/7 इस फीलिंग के साथ में जीना। ठीक है ना, ये एक अलग बात होती है। वो आपके पूरे जीवन में आ जाता है। ठीक है ना। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं आपके लाइफ के, है ना, फिजिकल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, उन सारे के बारे में आपको रियलाइजेशन होता है। ठीक है ना। ये मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया कि जो कोसाज हैं उनको योगासन से कैसे कर सकते हैं, अन्नमय कोष को प्राणायाम से, आप प्राणमय कोष को कैसे कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से मनोमय कोष को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हॉलिस्टिक वेलनेस एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन आप करेंगे तो हॉलिस्टिक वेलनेस तो मिलेगा ही। ठीक है ना। अगर आप पंच कोशों के लिए सब कुछ करते हैं, तो हॉलिस्टिक वेलनेस आपका जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, ये आपके, जैसे कि कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो जरूरी नहीं है वो मन से भी स्वस्थ हो। ठीक है ना। जो शरीर से भी स्वस्थ है, मन में भी कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हम समाज में कैसे रहना है। वी आर ए सोशल एनिमल, हाउ टू बिहेव विद अवर सोसाइटी, हाउ टू बिहेव विद अवर फैमिली। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सोशल हेल्थ। सो यू कैन अचीव द होलिस्टिक वेलनेस, समग्रता को। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एंड इमोशंस, है ना। आजकल साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं, सोमेटो साइकिक साइकिक नहीं है। There are lots of somatopsychic, like they are having issues in mental level, like stress and anxiety. Physical level पे तो ठीक है, करते हैं अभ्यास, लेकिन मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, प्लस स्पिरिचुअल हेल्थ को भी आप कर सकते हैं। सो यू कैन अचीव, अगर आप साधना करते हैं 500 कोसों की। 500 कोसों की साधना करने के लिए मैंने बताया कि आपको फूड भी सही करना पड़ेगा, आसन भी करने पड़ेंगे, प्राणायाम भी करना पड़ेगा। Example and case study illustrating the application of Panchakosa in daily life. Like you can start the implementing of practices of kosas, like integrating mindfulness eating. अब देखो क्या है कि अन्न में कोस को करना है। अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, इम्प्रूविंग योर
डाइजेशन एंड ओवरऑल वेलबींग। अन्न से ही आपका शरीर बनता है। जब आप खाना खाते हैं उसको माइंडफुल, आपका योगा केवल मैट में ही नहीं होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अगर आप सोचते हो सुबह 30 मिनट 40 मिनट योगा कर लिया मैट में हो गया, नहीं जी। योग ऐसी चीज है जो थ्रू आउट द डे 24/7 चलता है। इफ यू आर रेजिंग योर आर्म, जस्ट बी अवेयर, यस आई एम रेजिंग माई आर्म। अगर आप इतने जागरूक हैं, इतने अवेयर हैं, आप जो भी कार्य करते हैं सुबह से शाम तक उनके प्रति आप जागरूक हैं, तब आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। केवल मैट में ही नहीं होता है योगा। इवन व्हेन यू आर डूइंग योगासनास इन मैट आल्सो, आर यू अवेयर कि आपका ब्रीदिंग क्या है ना, आपकी श्वास की गति क्या है। ठीक है ना। तो आप आसन जब कर रहे हैं तो आसन ही नहीं कर रहे, प्राणायाम भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, मेरे शरीर में कहाँ क्या खिंचाव आ रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो यू आर डूइंग आसनास, प्राणायाम एंड मुद्राज एंड बंद ऑल्सो। ओके, मुद्रा बंद के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं आप। तो आसन करना एक डांसर को देखा है, जैसे डांस करता है ना डांसर, तो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो चीज़ों को, एनर्जी को फील करता है, एक्सप्रेस करता है, इट इज़ लाइक दैट। अब यहाँ पे आसन कराओ, त्रिकोण आसन ट्राइंगल पोज में होल्ड कराओ, चेहरे में 12 बजते हैं उसके, और लगता है कि कब टीचर बोले 10 रिलीज एंड रिलैक्स बोले हैं। सो दिस इज नॉट आसना। आसन की डेफिनेशन क्या है? स्थिर सुखम आसनम, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। आर यू फीलिंग स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट? आर यू एंजॉइंग the energy, are you feeling the energy flow in your meridians, in your energy channels? So if you are not practicing like that, just you are doing exercise, नॉट आसना। ओके, सो आसना इज समथिंग डिफरेंट। सो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप करते हैं तो कितना माइंडफुली आप अन्नमय कोश के लिए ध्यान देते हैं, तो आपके फूड को कैसे करते हैं। आपकी बॉडी हर समय बताती है, जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर बॉडी। बताती क्या? चिल्लाती है आपकी बॉडी, ये नहीं करना है, ये करना है, नींद लग रही है सो जाओ। लेकिन नहीं जी, हमें नहीं करना। बच्चे को देखा, बेबी को देखा, कहीं भी नींद लगती है, इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ है, कहाँ बैठा है, किसके सामने बैठा है, सो जाएगा। भूख लगी है तो खाएगा, नहीं लगी है तो नहीं खाएगा। हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी बॉडी इंडिकेट करती है, हम उसकी सुनते नहीं है, है ना। आपने ये, मैं बहुत एग्जांपल सही दे रहा हूँ कि आपको, आप रोज प्रतिदिन रोज बॉडी बताती है कि अभी ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते, उसको रियलाइज नहीं कर पाते। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को, अगर बॉडी की जो बात है उसको सुनो। ठीक है ना। किसी जैन मुनि से किसी ने पूछा, जी आप क्या करते हो, आपकी साधना बड़ी उच्च स्तरीय है। उसने बोला, जब भूख लगती है खा लेता हूँ, जब नींद लगती है सो जाता हूँ, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, है ना। तो आपकी बॉडी को समझेंगे तो बॉडी आपको आगे लेके जाएगी। सेकेंड केस, यूटिलाइजिंग द ब्रेथ अवेयरनेस एंड द ब्रेथ वर्क, प्राणायाम को मैनेज द स्ट्रेसेस एंड एनहांसेस द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। आपकी श्वास जो है ना, श्वास के प्रति जागरूक होना। आपकी श्वास चेंज होती है जैसे ही आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही चेंज होता है। इफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव, आपकी ब्रेथ फास्ट हो जाएगी। इफ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव, आप बड़ा रिलैक्स कूल एंड काम फील करेंगे। आपकी ब्रीदिंग जो है हर समय बताती है आप कंफर्ट हो या नहीं हो, योर ब्रेथ इज डीप एंड लॉन्ग और नॉट, isn't it? सो आप जब आसन प्राणायाम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और बॉडी की को सुनोगे, तो आपका वही गुरु बन जाएगा, वही आपको बताएगी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू जस्ट send me the email please, huh? This is my email if you are having some doubts and or, so I will, और मुझे फोन करने ठीक नहीं है, मेल करना है ना कई बार हम। सो मेल करना आप लोग, दिस इज माय ईमेल आईडी इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस एनी डाउट। ओके, तो यस, तो मेरा अभी समाप्त हुआ यहाँ पर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, वी हैव 5 to 10 minutes। इफ यू हैव रिलीवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं वन बाय वन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका भी नाम लूंगा मैं वो। रितिका कुमावत, पहला प्रश्न।
यस। अनम्यूट कर लो रितिका, अनम्यूट कर लो। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही यू आर रितिका। नॉट ऑडिबल। जब तक कोई दूसरा ले लो, आई थिंक उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, क्या है? रितिका की आवाज नहीं आ रही है। हम्म। कोई और? अंकिता दीक्षित। सर, जो आपने मनोमय कोश का बताया है, तो सर क्या वो खाली ज्ञानेंद्रियों से हमें मनस का पता चलता है कि हम कर्म इंद्रियों से भी इन सब चीजों का पता चलता है मनस का? मनस में कोष में आपको दोनों तरह के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जो आप इंटरनेट की दुनिया को खंगालेंगे, और इवन कुछ बुक्स में भी आपको ये मिलेगा कि जो आपकी मनोमय कोष है उसमें ज्ञानेंद्रिय आती है, ठीक है। ऐसा कर्मेंद्रिय आती है, ऐसा नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन क्योंकि जब मैं रिसर्च के दौरान देख रहा था तो ये मिला था। आपके मनोमय कोष में ज्ञानेंद्रियां आती हैं, कर्मेंद्रियां नहीं आती हैं। दूसरा, मनोमय कोष में ज्ञानेंद्रियों के अलावा आपका जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये भी है। अपार्ट फ्रॉम ज्ञान इंद्रिया, फाइव सेंसेस, यू हैव फाइव सेंसेस। तो ये जो फाइव सेंसेस हैं, ये सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जाती हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। We are governed through the senses, we are not governing to the senses. हम इंद्रियों द्वारा संचालित हैं, हम ना कि इंद्रिय को संचालित करते हैं। इंद्रिय बेलगाम घोड़े की तरफ जिधर जाती हैं उधर भगती हैं, एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, इजंट इट? देखोगे कि जैसे कि खाने के लिए या सुनने के लिए, जैसे कि चुगली है, हमें पता है कि निंदा पर निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें मजा, रस उसी में आता है। तो हमारी इंद्रिय चाहेगी, अच्छा और क्या बोल रही थी वो मेरे बारे में, है ना, और क्या था। इंद्रिय को उस विषय की तरफ उसको जाना अच्छा लगता है। हमें, आप इस कॉन्सेप्ट को कठोपनिषद में पढ़ना, उसमें बताया गया है कठोपनिषद में कि शरीर एक रथ है, ठीक है ना। और रथ में जो आपका जो है इंद्रिय है वो घोड़े हैं, ठीक है ना। और जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो रास्ता है, उनका मार्ग है। और इसके ऊपर जो विद्यमान है वो मन है, और जो सारथी है वो मन है, जो चला रहा है, और इसके ऊपर आत्मा जो है उसका वो स्वामी है। तो अगर बुद्धि, अगर सेंस ऑर्गन्स, जो सेंसेस है, उसमें अगर नियंत्रण, अगर लगाम नहीं लगाएगी तो इंद्रियां किधर भी भगेंगी। तो मनोमय, आपका जो ये कोष है मनोमय कोष, इसमें ज्ञान इंद्रियों के अलावा, इंद्रियों को कंट्रोल करने के अलावा, आपके मन को समझना, अपनी बुद्धि के बारे में समझना, अपने चित्त के बारे में समझना, और चित्त की शुद्धि करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। चित्त की शुद्धि, हम कोई भी रास्ता अपनाएं, एक कहावत है, ऑल रोड्स लीड टू रोम, सारे रास्ते रोम की तरफ जाते हैं, एक कहावत है। आप कर्म योग करिए, ज्ञान योग करिए, भक्ति योग करिए, तंत्र योग करिए, मंत्र योग करिए, लय योग करिए, एक्स वाई जेड कोई भी, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? चित्त की शुद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। और चित्त की शुद्धि हो जाती है, तब आप उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, कौन सी? ततः द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आप अपने वास्तविक स्वरूप को इस्टेब्लिश हो जाते हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। अभी क्या है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, अभी वृत्ति, जहां हम जा रहे हैं हम समझते हैं वही सब कुछ है, ठीक है ना। तो अभी हमारा स्वरूप ये होता है। फिर धीरे धीरे हम चीज को समझने लगते हैं और अपने रियल सेल्फ में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और चित्त शुद्धि के उपाय भी पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं, ठीक है ना। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। चित्त को शुद्ध करने के लिए आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। मंत्र जाप से भी होता है, ध्यान से भी होता है। आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके गुरु के अनुसार आपको जो रास्ता बताए, आप चित्त की शुद्धि करिए। अल्टीमेटली आपको करना यही है कि चित्त की शुद्धि करें और वास्तविक स्वरूप में जाके आप स्थिर हो पाए। रास्ता कोई भी अपनाइए, लेकिन अल्टीमेटली ये होना चाहिए। और आप रास्ते में जाकर के अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग ट्रैक। या आप कर रहे हैं जी, कुछ नहीं हुआ जी, इतने दिन से कर रहे हैं, तो या तो योग गलत है या आप कर गलत रहे हो, ठीक है ना। तो योग तो गलत नहीं हो सकता, हो सकता है कि हमारा अभ्यास अभी वैसा नहीं हो। आई थिंक, इज इट क्लियर कि हमें मनोमय कोष में क्या क्या करना है? मनोमय कोष में मुद्रा और मौन और ध्यान प्राणायाम का भी असर होता है। ऐसा नहीं है कि मन में प्राणायाम का नहीं होगा, प्राणायाम करने से मन में बहुत अंतर। आसन करने के भी प्रभाव हैं। आसन करने का पतंजलि क्या कहते हैं? आसन करने से क्या होगा?
ततो द्वंद्वानि विघातः, द्वंद्व चला जाएगा, ड्युअलिटी चली जाएगी, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ये ड्युअलिटी चली जाती है। और प्राणायाम करने से क्या होगा? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, धारणेषु च योग्यता मनसा, मन में धारण करने की क्षमता आएगी, अंधकार जो है चला जाएगा, प्रकाश मन में जगेगा। प्राणायाम की ये लाभ है। प्राणायाम करने से, लंबी लंबी लेने से, गहरी गहरी छोड़ने से जी वो ये होता है, वो होता है, वो सब ठीक है, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से आप देखें तो ये लाभ होते हैं, और आप सही ढंग से प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको ये लाभ होंगे ही होंगे। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आसन से ज्यादा मुझे प्रभाव अपने शरीर और मन पर प्राणायाम का दिखा है। लेकिन उसका अभ्यास हम करें ठीक प्रकार से, क्योंकि लोगों को प्राण के बारे में और प्राणायाम के बारे में उतनी जानकारी जितनी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि शायद उतनी नहीं रहती है, तभी उनको रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। यस, नेक्स्ट। कोई और है? आवाज नहीं आ रही रितिका आपकी। Ritika is trying to. Okay, you can type your question in chat box, huh, Ritika? रमन। सर विज्ञान में हम्म। विज्ञान में कुछ सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं विज्ञान इज योर इंटेलेक्चुअल सीट, है ना, जहां पर बुद्धि रहती है, और बुद्धि आपकी डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है ना। तो विवेक होना, ठीक है ना, जैसे हम ज्ञान योग में पढ़ते हैं कि विवेक होना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है, ये सारा का सारा जो चीजें हम करते हैं, ये विज्ञान में कोष के थ्रू होती हैं। जो भी हम डिसीजन लेते हैं विवेक से, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि मन तो कहीं भी जाएगा जी, ये भी अच्छा लगता है, मन को तो पड़े रहो जी, है ना, सुबह तक, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन बुद्धि क्या बोलती है कि आपको आपकी उन्नति के लिए क्या ठीक है, तो डिसीजन वो देती है। तो विज्ञान में कोष, कई लोग मनों में कोष तक ही रहते हैं, विज्ञान तक नहीं पहुंचते, उनको ये विवेक नहीं होता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, ठीक है ना। जब आप विज्ञान में को उसको ध्यान के माध्यम से प्रगाढ़ करते हैं, तो आपकी जो ये डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज है ये स्ट्रांग होती है, लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ती है, और आप अपने जीवन में वैसे बुद्धि के माध्यम से सही निर्णय ले पाते हैं, और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या अच्छा लगना, ये चल रहा है जी, ये चल रहा है, वो तो ठीक है, हमें आसानी से पता लग सकता है, लेकिन क्या उचित है यह विवेक के द्वारा ही आपको होगा। और विवेक जब जागृत नहीं होगा तो हम निर्णय नहीं ले सकते, विवेक पूर्वक निर्णय नहीं ले सकते। हम कई बार कहते हैं कि तुम्हें विवेकहीन हो, ये निर्णय क्यों लिया। कोई बुद्धू भी ऐसा नहीं करता। दैट मीन्स उसका विवेक जो है उस लेवल तक का नहीं है कि वो निर्णय कर पाए कि क्या उचित और क्या अनुचित है। और यह भी विवेक निर्णय करता है कि वो तुम्हारे लिए क्या उचित है। ऋत्विका का प्रश्न है भैया। हम्म, हाँ। सर कोई भी डिजीज होती है तो सबसे पहले कौन से कोष पे इफेक्ट होना स्टार्ट होता है? ओके, अगर उसके मनोमय कोष में है तो वह अन्नमय कोष को भी प्रभावित करेगी, और अगर अन्नमय कोष में कोई समस्या है तो वह मनोमय कोष को भी प्रभावित करेगी। ये काफी इंटर रिलेटेड है। आप सबसे पहले रूट कॉज को ढूंढते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, और ये आपको पता चलता है बातचीत से, डायग्नोसिस करते समय उससे बातचीत करते हैं जब। अब जैसे कि हमारे पास कोई योग करने के लिए आता है तो ऐसे तो नहीं करते जी, वजन बढ़ रहा है जी, अच्छा आ जाओ कल से सूर्य नमस्कार करा देंगे। जनरली मैं एग्जांपल देता हूँ। अब आपने ये देखा ही नहीं कि सूर्य नमस्कार करने से वजन कम होगा, लेकिन उसका वजन बढ़ा क्यों? क्या उसका लाइफ स्टाइल में ऐसा इशू है, या कोई लेडी आ रही है उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, या घर में कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिसकी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अब देखो, वजन में ये एग्जांपल देता हूँ, उसका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है और वजन बढ़ रहा है, तो अन्न में कुछ सुधारिए। और अगर उसकी सास बहू की नहीं पड़ती है जी कि सुबह शाम 2 बार लड़ाई होती है, स्ट्रेस में गुजर रही है, खाना पीना तो ठीक है, इसका मतलब क्या है? मनोमय कोष का है। तो आपको ये डायग्नोस करना पड़ेगा। और आप कितना भी सूर्य नमस्कार करा लीजिए उसको, हार्मोनल इश्यूज उसके हैं और घर में ऐसा तनावपूर्ण स्थिति है, तो आप सूर्य नमस्कार कराएंगे, उसका क्या लाभ होगा? क्या करेंगे? उसको और भी इश्यूज हैं, ठीक है, तो उसके घोड़े भी जाएंगे और वो कुछ दिनों बाद आना भी बंद करेगी, लाभ भी नहीं होगा।
और पता चला कि उसको और भी इश्यूज हैं, और उसका उसका शरीर जो है आपने उसको पंच तत्व में विलय कर दिया। ठीक है, ऐसे केसेस बहुत हुए हैं। ठीक है, कि जब आप बिना इसके जानकारी के आप उसके साथ काम करना शुरू करते हैं। देखो एलोपैथी में क्या करता है, डॉक्टर डायग्नोज करता है। एलोपैथी में ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि अगर उसका केस नहीं है, न्यूरो का केस है, और वो ऑर्थो के पास पहुंच गया, तो ऑर्थो वाला प्रिस्क्राइब करेगा कि न्यूरो के पास जाओ। ये मेरे बस की नहीं है। हमारे योगा टीचर क्या करते हैं, अच्छा जी क्या ये है, आ जाओ जी हम सही कर देंगे। अच्छा ये है, आ जाओ हम सही कर दें। उनके पास एक ही है, पैरासीटामॉल है, कि 4 आसन 10 आसन कराने हैं और ये मुझे प्राणायाम कराना। समस्या कोई भी हो, देना पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल मतलब जो तुम्हें आता है वही देना है। आप ये नहीं देखते हैं कि इसकी समस्या क्या है। उसके 10 रीजन हो सकते हैं, उसकी उस समस्या के सेम रीजन के 10 अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। आप उसको डायग्नोस नहीं करते हैं। डायग्नोस अगर सही से करेंगे तो उपचार भी आप वैसे बताएंगे कि जी ये नहीं करना है। आजकल मैं ये जरूर बोलता हूँ कि योग में क्या करना नहीं करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्या नहीं करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप बोलेंगे कि जी ये करिए, ये नहीं करिए, इस तरीके से आपको करना है, और फिर आप चेंजेस देख पाएंगे। और आपको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो जो जानकार है उसको आप कहें। तो ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी है आज के समय में। तो जो आपका सवाल था कि कौन से कोर्स में आएगी, तो किसी में भी आ सकती है कोर्स में, क्योंकि कोई अगर अपनी ऋतुचर्या दिनचर्या ठीक से फॉलो कर रहा है, अन्नमय कोष सही है, और जीवन में कुछ ऐसा घटना घटित हुई जिसकी वजह से उसका मनोमय कोष में हुआ, तो वो प्रभावित तो अन्नमय कोष भी होगा, लेकिन मनोमय कोष को भी आप ठीक करेंगे, अन्नमय कोष को करेंगे। इन जनरल पहले यस, आई थिंक दिस आंसर इज क्वाइट इनफ, इज चलिए, इट? बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। एक्चुअली जैसा आप सभी को पता है, केनियन समय के अनुसार इस समय रात्रि के 7 साढ़े 7 बजने वाले होंगे, और भैया को आगे भी अभी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। आज आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित की, और मैं आप सभी लोगों से और भैया से भी ये बात बताना चाहता हूँ कि इस कक्षा में बड़े शानदार लोग और भी उपस्थित हैं, जिनको योग से तो जो उपलब्धियां प्राप्त कर सकनी थी वो प्राप्त की ही है। नेट है, जेआरएफ है, गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, और उसके बावजूद यदि इस लेक्चर को इतने भाव विभोर होकर और पूरे 1 घंटे तक सुना, मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत सारे ऐसे लोगों को देख पा रहा हूँ, जैसे आनंद कुमार गुप्ता हैं, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो देव संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। वास्तविकता में अपने सीनियर्स को जिस भाव से आप लोग सुनते रहे हैं, ये आपके जिस मार्ग का अनुसरण करने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उस मार्ग में ये आगे बहुत सहायतार्थ साबित होगा। और मैं पूरी इस कक्षा की तरफ से, भैया ये छात्र जो है ये सारे के सारे नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम लोग इन्हें फ्री में ही प्रिपेयर कराते हैं पूरे 6 महीने तक, जनवरी से जून तक। और ये 6 महीने तक 1 घंटा प्रतिदिन रात को 8 से 9 एक चर्चा चलती है। ये विषय आया था छठी सातवीं आठवीं यूनिट में, 7वीं यूनिट में पंचकोश का। तो मेरे को एकाएक ध्यान आया कि एक बार भ्राता से बात करनी चाहिए, और आपने शहर से स्वीकार कर लिया अपनी व्यस्ततम अवस्था में। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय सरकारी कामकाज वो भी विदेशों में कितना ज़्यादा होता है, बावजूद इसके आपने समय दिया। ये हम सभी के लिए बड़े गौरव का विषय रहा। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, और लगातार इस कक्षा में 100 लोगों की संख्या बनी रही। मेरे पास कई सारे लोगों का व्हाट्सएप भी आता रहा कि हम जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि 100 ही लोग इसमें जुड़ सकते थे, इसलिए बहुत सारे लोग जुड़ भी नहीं पा रहे होंगे। तो यदि बाद में वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनसे पहले ही क्षमा प्रार्थना है। और हर वो व्यक्ति जो अलग अलग संस्थानों से जुड़ा, और एक और अच्छी चीज़ मैं देख रहा था, मेरे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में संदेश आ रहा था कि इस लिंक को काफ़ी जगहों पे लोगों ने शेयर भी किया है। तो आप सभी लोगों का भी आभार, खास करके अर्पण जी का भी, अर्पण जी की भी उपस्थिति है, और अन्य सभी लोग जो भी इस कक्षा में सूक्ष्म या असूक्ष्म भाव से उपस्थित रहे। और कुछ एक प्रश्न हास्यास्पद भी रहे थोड़े बहुत, कि एक बार फिर से प्राणवायु समझा दीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये समय आपके प्राणवायु से मतलब थोड़ा सा ऊपर उठने का है। थोड़ा ऊपर उठिए तो पंचकोश समझ में आए, फिर नहीं तो पंचक्लेश में ही पड़े रह जाएंगे। आज आप सभी लोग उपस्थित रहे, बहुत बहुत सीसन कभी भी ऐसे समय होगा, सो वी कैन टेक अनदर टॉपिक एंड वी कैन डिस्कस। जी जी और जी। वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग, कि एक ओपन सेशन रख सकते हैं, व्हाट एवर क्वेश्चन यू आर हैविंग वी कैन जस्ट डिस्कस। ठीक है, तो हम लोग मैं आप एक बार फिर से आप सभी लोगों से जब भी चर्चा होगी, तो कोई भी विषय होगा तो मैं भैया से अनुरोध करके उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आइए हम लोग अब शांति पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं।
बहुत बहुत आभार, आप सभी लोग जुड़े रहे। एक बार कोमलतापूर्वक कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद। ईश्वर का सर्वभूत आभार, हर भूतों के माध्यम से आभार, जो भी भूत हमारे आसपास है, पंच महाभूतों का वर्णन अपने अंतरंग में स्थापित होने दीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो। ओम शांति ही शांति शांति सर्व अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। भैया प्रणाम निवेदित है थैंक यू पूजा से ही। थैंक यू। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।